महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को नाम दिए जाने को लेकर काफी विवाद बढ़ गया है और मुद्दा यह है कि उसे स्थानीय मैसूर के शासक टीपू सुल्तान का नाम दे दिया गया है, जिसे लेकर स्थानीय जो हिंदू संगठन है वो काफी खफा नजर आ रहा है और इसे ही लेकर वो सड़कों पर उतर आ रहा है। हालांकि मुंबई पुलिस भी इन्हें रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन बीजेपी नेताओं ने तो ये तक कह दिया है कि ये सिर्फ शांति भंग करने का एक प्रयास है। टीपू सुल्तान के नामकरण को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जैसे ही विरोध प्रदर्शन करने के लिए मालवनी के चौराहे पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने सड़क पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। मुंबई पुलिस ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को रोड से उठाकर हिरासत में ले लिया। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के श्रीराज नायर ने मुंबई पुलिस पर असलम शेख की पुलिस होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के योगेश वर्मा ने कहा कि पुलिस की कई कोशिशों के बाद भी बीजेपी और दूसरे संगठन विरोध प्रदर्शन करते नजर आए और मालवनी को पाकिस्तान न बनने देने की चेतावनी भी मंत्री असलम शेख को दी गई। इससे पहले मुंबई में एक पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने को लेकर भी विवाद हुआ था। यहाँ देवनार डंपिंग रोड पर बन रहे पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखे जाने को लेकर बवाल मच गया था। उस वक्त समाजवादी पार्टी पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने की बात कह रही थी, तो वही बीजेपी और हिंदू मंच ने इसका विरोध किया था। देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ी। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया, आने वाले समय में दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। 2013 के बाद इस बार दिल्ली में भयंकर ठंड पड़ी। इससे पहले बारिश का रिकॉर्ड भी टूटा था। 1901 के बाद इस साल जनवरी में सबसे अधिक बारिश हुई। नरेला बुधवार को दिल्ली का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान 14.7 डिग्री सेल्सियस के शिखर पर था, जबकि आईएमडी ने भविष्यवाणी की कि अगले 3 दिनों में शहर का तापमान धीरे धीरे बढ़कर 17 से 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। महीने के अंत तक अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, लेकिन अगले 3 दिनों में हम न्यूनतम गिरावट 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास देख सकते हैं। अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिसमें 29 जनवरी से वृद्धि होने की संभावना है। गुरुवार के पूर्वानुमान से पता चलता है कि दिल्ली सफदरजंग में अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज कर सकती है, जबकि न्यूनतम 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकती है। आपको बता दें कि आईएमडी के अनुसार ठंडा दिन तब होता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो और अधिकतम 4.5 डिग्री सेल्सियस से कम हो। वही जनवरी 2022 को पिछले 72 साल में सबसे सर्द महीना बताया जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इससे पहले साल 1950 में जनवरी में ऐसी ठंड पड़ी थी। दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 14 और न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस रहा। देखिए, जैसे ही चुनावी तारीखें नज़दीक आती जा रही है, वैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव और भी दिलचस्प होते नज़र आ रहे हैं और राजनीतिक दल हर वो दांव खेलने पे लगा हुआ है कि विरोधी को पटक नहीं दे सके। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीजेपी एक बड़ा ही दांव खेल सकती है उत्तर प्रदेश में। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में बीजेपी में शामिल हुई मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव मैदान में उतार सकती है। सूत्रों के अनुसार अपर्णा यादव अखिलेश यादव के खिलाफ मैनपुरी के करहल सीट से चुनाव लड़ सकती है। बीजेपी अगर अखिलेश के खिलाफ अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में उतारती है तो जाहिर है मैनपुरी के करहल सीट पर दिलचस्प मुकाबला हो सकता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव ने हाल ही में बीजेपी में शामिल होने पर कहा था कि बहु बेटियों की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूरी है। बीजेपी में ही बहु बेटियों का सम्मान सुरक्षित है। अपर्णा यादव ने कहा था कि मैंने राष्ट्रवाद की वजह से बीजेपी को चुना। बीजेपी सरकार में महिलाओं को सम्मान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच और दूरदृष्टि से समाज में बहुत ही सकारात्मक बदलाव हुए हैं। समाजवादी पार्टी छोड़कर दिल्ली में बीते दिनों बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद लखनऊ में अपर्णा यादव बीजेपी कार्यालय में आई थी। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट पत्रकार रहे हैं। अपर्णा यादव की मां अम्बे बिष्ट लखनऊ नगर निगम में अधिकारी है। अपर्णा ने ब्रिटेन के मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स में मास्टर डिग्री ली है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। अपर्णा यादव और प्रतीक की सगाई 2010 में हुई और दोनों की शादी दिसंबर 2011 में हुई थी। दोनों की शादी मुलायम सिंह यादव के पैतृक गांव सैफई में हुई थी।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां पर एक ईस्ट बांद्रा इलाके से 5 मंजिला इमारत धराशायी हो गई है। और इस मामले का अंदाजा, इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां पर मौके पर 5 दमकल की गाड़ियां मौजूद है और वही 6 एम्बुलेंस की गाड़ियां भी मौजूद है। इसी के साथ ही धराशायी इमारत में से अब तक 7 लोगों को निकाला जा चुका है, वही 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। इससे एक दिन पहले यानी मंगलवार को भी मुंबई के ही मलाड इलाके में एक 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आया था। हालांकि इसमें किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं थी। इससे पहले हाल ही में दक्षिणी मुंबई में एक 20 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लगने की घटना भी सामने आई थी, जिसके बाद अब इमारत गिरने का मामला सामने आया है। बीएमसी ने बताया कि बांद्रा पूर्वी के बेहराम नगर इलाके में यह हादसा हुआ। यहाँ एक 5 मंजिला इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। राहत और बचाव के लिए मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं एक बचाव वैन और 6 एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी गई। हाल ही में दक्षिण मुंबई में एक 20 मंजिला आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई थी। इस मामले से अधिकारियों ने कहा कि इस आग में 6 लोगों की मौत हो गई और 24 अन्य लोग घायल हो गए थे। इस दौरान जांच की अध्यक्षता उपनगर आयुक्त स्तर के अधिकारी करेंगे। हालांकि बीएमसी कमिश्नर को 15 दिनों में रिपोर्ट सौंपी जाएगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख रुपए की मदद की घोषणा की गई है। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख की मदद की घोषणा भी की गई है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के एक्टिव मरीजों की संख्या 13 जनवरी को 94,160 पहुंची, जो कि पिछले 13 दिनों में घटकर आधी रह गई। जबकि दूसरी लहर के दौरान अस्पतालों में इलाज करा रहे एक्टिव मरीजों की संख्या आधी होने में 21 दिनों का समय लग गया था। वहीं तीसरी लहर में ये संख्या 13 जनवरी को 94,160 पहुंची, जो कि घटकर सिर्फ 39,000 रह गई है। दरअसल दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक अस्पतालों में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में आ रही कमी उनकी आशा के अनुरूप है। वहीं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में कम्युनिटी मेडिसिन विभाग की निदेशक प्रोफेसर नंदिनी शर्मा ने बताया कि ऐसा ही अनुमान था, चूंकि कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ोतरी तेजी से हुई थी। ऐसे में कोविड के प्रसार को दिखाने वाली R0 वैल्यू करीब 4 थी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति आगामी 2 दिनों के भीतर पूरे परिवार को संक्रमित करेगा। उन्होंने बताया कि रिकवरी भी तेजी से हो रही है। इंक्यूबेशन की अवधि कम हो गई है, महज 2 से 3 दिन रह गई है। इसलिए इलाज करा रहे केस में तेजी से कमी आई है। बता दें, खोजकर्ताओं के मुताबिक कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की इंक्यूबेशन अवधि लगभग 3 दिनों की है, जबकि उसके डेल्टा स्वरूप की इंक्यूबेशन अवधि महज 4 दिनों की थी। वहीं कोरोना वायरस के पुराने स्वरूपों की इंक्यूबेशन अवधि लगभग 5 दिनों की थी। ऐसे में दिल्ली सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार इस दौरान कोरोना के बेहद कम मरीजों को अस्पताल में एडमिट करने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मौत के ज्यादातर मामलों में कोरोना वायरस से संक्रमण शुरुआती कारण नहीं है। कांग्रेस पार्टी की ओर से दलित विधानसभा कर्मी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है और अगर सियासी सूत्रों की माने तो उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताया है जो कि दूर दूर तक नहीं थी। और कांग्रेस ने अभी एक नई सूची जारी की है, जिसमें जो दूसरी सूची है वो जारी की है, जिसमें उन्होंने एक दलित बेटी, चित्रकूट की जो दलित बेटी है निर्मला भारती को टिकट दिया है। गुजरे दिनों नवंबर 2021 में रामघाट चित्रकूट में नौका पर बैठकर महिलाओं के साथ प्रियंका गांधी ने लड़की हूँ लड़ सकती हूँ इस कार्यक्रम में शिरकत की थी। इस कार्यक्रम में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में जब इस दलित बेटी को बोलने का मौका मिला तो इस बेटी ने अपना दर्द खुलकर प्रियंका गांधी के सामने रखा और उनको जनता की सेवा का मौका दिए जाने की बात कही थी। निर्मला भारती ने कहा था कि मैं गरीब घर की बेटी हूँ, मैं पढ़ लिख गई हूँ लेकिन राजनीति नहीं कर सकती। जिन बातों को सुनकर प्रियंका बहुत प्रभावित हुई और आखिर में निर्मला को गले लगाकर खुद अपने हाथों से उनके साथ सेल्फी ली। हालांकि प्रियंका गांधी ने कांटों की टक्कर वाली सीट चित्रकूट की करवी सदर विधानसभा से एक साधारण चेहरे को टिकट देकर निर्मला का कद तो बढ़ाया है, वही एक बड़ा रिस्क भी लिया है। हालांकि प्रियंका गांधी ने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए अधिकांश सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारे को बढ़ावा दिया है। निर्मला भारती दलित परिवार में जन्मी एक गरीब बेटी है, जिनके माता पिता ने पेट रोटी काट कर जैसे तैसे बेटी को शिक्षा दी, लेकिन करियर को आगे बढ़ाने के लिए हर रोज संघर्षरत रही।
और एक कार्यक्रम में इस दलित बेटी के साथ बीते दर्द को बोलने की शैली को देखकर प्रियंका गांधी ने निर्मला भारती को 236 विधानसभा करवी का प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि नवंबर 2021 में चित्रकूट आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से? कैसी रक्षा मांग रही हो तुम दुशासन दरबारों से? आप उन लोगों से हक मांग रहे हैं जो आप लोगों का शोषण करते हैं।